नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राष्ट्रीय सम्मेलन। और राष्ट्रीय सम्मेलन क्यों? क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। मोदी 2.0 की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है और मेरे साथ सरकार की उपलब्धियां और सरकार की नाकामी कहां कहां रही है, इस पर बात करने के लिए एक ऐसे शख्स जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, खुलकर अपनी बातों का इजहार करते हैं। कुछ लोग उन्हें पोलराइजिंग मानते हैं तो कुछ कहते हैं कि कोई तो है कि अपनी बात खुलकर कह रहा है। मैं बात कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी की। AIMIM के चीफ हैं, हैदराबाद से सांसद भी हैं। ओवैसी साहब, 1 साल पूरा हुआ है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का, और सरकार जब अपनी उपलब्धियां गिनाती है तो वो अनुच्छेद 370 का हटाना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, UAPA को लागू करना, ट्रिपल तलाक को हटा देना, राजनीतिक जो उपलब्धियां हैं, जो बड़े फैसले बड़े सालों से अधर में लटके हुए थे, उन्हें अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मानती है सरकार, बताती है। आप किस तरह से इसे देखते हैं? आपने जो 4 मिसालें पेश की हैं जिसको बीजेपी बड़े जोर शोर से कहती है कि उन्होंने ये 1 साल में उनकी ये कामयाबियां हैं। मिसाल के तौर पर इसको अभी हम आधे मिनट में इसको झूठ साबित कर दूंगा मैं। 370 की बात करते हैं, अभी भी वादी में, श्रीनगर में टेररिस्ट अटैक्स, मिलिटेंट अटैक्स खत्म नहीं होते। चंद दिन पहले हमने हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल को और एक नौजवान मेजर को खोया। हम अभी भी वहां पर सिपाहियों को खो रहे हैं। दूसरे, अभी भी बॉर्डर से टेररिस्ट आते हैं। तीसरा यह है कि हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया। उसके बाद से हम देखते हैं कि चीन के रवैये में किस तरह से तब्दीली आई है। आज हम देखते हैं कि चीन 5 किलोमीटर के अंदर तक भारत की टेरिटरी में घुसकर बंकर्स बना लिया है और वहां पर अपनी आर्टिलरी को रख दिया है। आज वीडियोस आए हैं, तस्वीर आए हैं कि हमारे सिपाही किस तरह जख्मी पड़े हैं। खुद ANI की न्यूज पर और इंडियन आर्मी ने इकरार किया है कि वायलेंस हुआ है और चीन की फौज वहां कब्जा करी लद्दाख में। ये 370 का जवाब रहा। सवाल ट्रिपल तलाक का, तो ट्रिपल तलाक एक गलत कानून बनाया गया है जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। मगर क्या इससे मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली है? नहीं मिली है। क्या मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ हुआ है? नहीं हुआ है। इसकी मिसाल फैजान की मां जो दिल्ली राइट्स में मारा गया था, जिसको वीडियो सारे देश ने देखा, वो आज भी इंसाफ के लिए तड़प रही है। तो अब कौन सी उपलब्धि है, कौन सी? नहीं, आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हो। वैसे साहब, मैं 1 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। देखिए, दरअसल आप समझते हैं ट्रिपल तलाक के मायने। ज्यादातर देश के जो वासी और जो गैर मुस्लिम हैं, उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं तलाक को लेकर। ट्रिपल तलाक जो दरअसल हटाया गया है, 3 तलाक तो देना है ही अगर आप डिवोर्स चाह रहे हैं इस्लाम में। ट्रिपल तलाक का मतलब है तलाक बिद्दत, इंस्टेंट तलाक। आपने तलाक 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 कह दिया, अब उसे गैर कानूनी किया गया है। एज अ लॉयर, एज एन एमिनेंट लॉयर, एक सांसद और एक खुद मुसलमान होने के नाते, क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ही रूढ़िवादी, एक वाहियात किस्म की रस्म थी? इसको तो हटाना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि इस्लाम में सबसे बदतरीन चीज तलाक है और तलाक में इस तरह से तलाक देना ये गुनाह है। ये तमाम मुत्तफ़क़ा तौर पर जो उलेमा है उन्होंने फतवा भी दिया और ये तालीमात भी है। मेरा अपोजिशन इस पर क्यों है? आपने कानून बनाकर मर्दों को और मौका दिया है औरतों का इस्तेसाल या एक्सप्लॉयटेशन करने का। अब वो मासूम औरत कैसे कोर्ट में प्रूफ करेगी? कौन उसके साथ खड़ा होगा? मेरे सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 50,000 करोड़ का 2G का घोटाला हुआ जिसको CBI ने प्रूफ नहीं कर सकी दिल्ली कोर्ट में सॉरी। आप ये समझ रहे हैं कि एक मासूम मुस्लिम महिला को इंसाफ मिलेगा? आप ले जाकर उसको जेल में डाल देते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि जब तक जेल में रहेगा तलाक नहीं होगा, और जब वो जेल से निकलेगा तो उसकी बीवी, जो लीगली बीवी कहलाएगी, वो जेल के सामने खड़ेगी और कहेगी कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। ये कानून बनाकर
ये मुस्लिम महिलाओं से एक बहुत बड़ा मजाक किया गया। यूएपीए की बात करते हैं। अब यूएपीए पर भी आप सवाल उठाते हैं, क्या आतंकी जो हैं, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, हमले करना चाहते हैं, लोगों की हत्या करना चाहते हैं, क्या उनके खिलाफ सख्त कानून नहीं होना चाहिए? यह सरकार की दलील है। सर, सरकार की दलील बिल्कुल गलत है। आप देख लीजिए कि जब यूएपीए को अमेंड किया गया था, जब चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम थे, मैंने उस वक्त भी अपोज किया। अब जब अमित शाह होम मिनिस्टर है, मैंने उस वक्त भी अपोज किया। क्यों अपोज किया? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू लाइफ के खिलाफ है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। इसकी कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं कि कैसे इसका मिसयूज हुआ है बच्चों की, मुसलमान बच्चों की, दलितों की, आदिवासियों की, और जो गवर्नमेंट को अपोज करता है, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, इनकी जिंदगी के 7-7 साल, 6 साल बर्बाद हो गए। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि एक राजस्थान का लड़का 12 साल के बाद जेल से निकलता है, कोर्ट उसको बरी करती है, अपनी मां के घर जाता है तो मालूम होता है मां मर जाती है, खबर पर जाकर रोता है। आप बताइए कि 2 महिलाएं दिल्ली की, इनको कोर्ट एक बेल देती दूसरे दिन, तीसरे दिन दिल्ली पुलिस उनको फिर गिरफ्तार करके यूएपीए लगाती है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट टेररिज्म को रोकने के लिए नहीं, जो सरकार के खिलाफ है, पॉलिटिकल रिवेंज लेने के लिए एक्टिविस्ट के ऊपर और खास तौर से मुस्लिम नौजवानों के ऊपर जो पढ़े लिखे हैं, उनकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि इसमें 190 दिन का टाइम मिलता है डिटेंशन का, जो दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है। अमेरिका में नहीं है, पेट्रियट एक्ट में नहीं है, यूके में नहीं है, रशिया में नहीं है। भारत एक वाहिद मुल्क है जहां पर 190 दिन का। सर, आपको आखिरी मिसाल दे रहा हूं यूएपीए की। पूना की पुलिस ने कहा था कि वहां पर गिरफ्तार किया गया भीमा कोरेगांव के बाद उन लोगों को जो प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहते थे। मैंने कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स मंगवा कर देखे, उसमें कहीं पर जिक्र नहीं है कि प्रधानमंत्री को हत्या करने की कोशिश की गई, मगर मीडिया में कह दिया गया। हो क्या रहा है कि लोग जेलों में सड़ते हैं, पब्लिक की मेमोरी से लोग भूल जाते हैं और फिर 5-6 साल के बाद कोर्ट उनको बरी कर देता है। तो यूएपीए का कानून मिसयूज में ज्यादा हुआ है। रिकॉर्ड है कि 75% इसमें लोग बरी हो जाते हैं। तो फिर यह कानून कैसा? आप बताइए, फिर कश्मीर में इतने बड़े टेररिस्ट ऑफेंसेस क्यों हो रहे हैं अभी भी? और आप ये कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जो आवाज बुलंद करता है, सवाल उठाता है, उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल होता है। इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एक क्विक कमेंट आपसे चाहूंगा, क्योंकि सवाल बहुत हैं ओवैसी साहब मेरे पास। अब राम मंदिर, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सालों से यह मसला लटका हुआ था, लेकिन सरकार भी इसका क्रेडिट लेती है, और ले क्यों ना। मेरा सवाल बिल्कुल सरल, बिल्कुल सीधा, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा ओवैसी साहब? सर, ये बात देख लीजिए कि क्या अयोध्या में राम मंदिर, कितने राम मंदिर है देख लीजिए, आप मालूम करवा लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आप पढ़ेंगे, और फैसला पढ़ने के बाद मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, बट इट इज नॉट इनफेलिबल। आप मुझे बताइए कि अगर बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को शहीद नहीं किया जाता तो क्या आज हम ये फैसला देखते? अगर मस्जिद वहां पर रहती, बाकी रहती, तो क्या फैसला आता? जिन्होंने मस्जिद तोड़ दिया, उसकी बुनियाद पर रास्ता आसान हो गया। अब हम तो ये कहेंगे कि वहां पर मस्जिद थी और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी, क्योंकि एक क्रिमिनल एक्शन के तहत, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि क्रिमिनल एक्शन के तहत अपने जजमेंट में उसको शहीद किया गया था। अब ये हमारी बात है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? उसको जन्मस्थल मानती है ना एक ह्यूज चंक ऑफ आवर पॉपुलेशन, हमारी आबादी का एक बड़ा तबका ये मानता है ना। सर, आपके मानने से, मेरे मानने से फेथ के ऊपर देश नहीं चल सकता। ये जो जजमेंट आया है, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि ये जजमेंट फेथ की राह पर मुल्क को लेकर जा रहा है। हमारे संविधान में यह नहीं कहा गया कि मेजॉरिटी का जो फेथ है उस पर देश चलेगा। हमारे संविधान में कहा गया राइट टू इक्वालिटी। हमारे संविधान में कहा गया
कि ये तमाम चीजें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक मजहब को नहीं मानता, ना इस्लाम को मानता है, ना हिंदुइज्म को मानता है, ना किसी मजहब को नहीं मानता, बल्कि सेलिब्रेट करता है तमाम रिलीजन्स को और उन लोगों को भी सेलिब्रेट करता है जो किसी मजहब को नहीं मानते। भारत को राज्य बनने की राह पर जा रहे हैं, आप ये आशंका जाहिर कर रहे हैं मिस्टर ओवैसी? यकीनन आशंका नहीं बल्कि क्लियर कट है ना। आप देख लीजिए किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रही है बीजेपी। अब मैं कोरोना संकट, इस संक्रमण काल की बात करता हूं। 2 महीने से ज्यादा 68 दिन आज पूरे हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, देह की दूरी भी हमने मेंटेन की, घरों में हम बंद भी रहे, वो लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी देश ने। और सरकार कह रही थी जान है तो जहान है, कि जान बचाना प्राथमिकता है, लेकिन अब जान भी और जहान भी, उस ओर हम आ गए हैं। अनलॉकिंग का पहला फेज कल से शुरू हो जाएगा। तो आप जो सरकार का रिस्पांस रहा है इस संकट काल, संक्रमण काल में, सरकार इसे कहती है कि देखिए अगर हम ये कदम ना उठाते तो बहुत ज्यादा लोग संक्रमित होते। दुनिया में हमारी सराहना प्रशंसा की जा रही है। आप सरकार के इनिशिएटिव्स को, हमारे ये इन 68 दिन को कैसे देखते हैं ओवैसी साहब? सर, ये जो 68 दिन का मौका सरकार को मिला, उन्होंने गवाया नहीं बल्कि अपने दोनों हाथों से इसको खोया है। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा था देश को, 21 दिन में हम इस पर जंग जीत जाएंगे। आप जीते प्रधानमंत्री, आप हार गए। इस टास्क फोर्स, कोविड टास्क फोर्स का चीफ विनोद साहब ने कहा था कि 18 मई के बाद कोई कोविड नहीं होगा। झूठ साबित हुआ। 7-7 हजार 6-6 हजार केसेस देश में बढ़ रहे हैं। तीसरा, आपने लॉकडाउन को यह समझा कि वायरस खत्म हो जाएगा। सारी दुनिया में हेल्थ एक्सपर्ट्स, खासतौर से एपिडेमियोलॉजिस्ट ने कहा कि हम टाइम बाई कर रहे हैं, मगर आपने एपिडेमियोलॉजिस्ट को किसी को कंसल्ट नहीं किया। आपने देश को धोखा दिया और खास तौर से मिडिल क्लास तबके से कह दिया कि भाई घंटी बजाओ, थाली बजाओ, दिए जलाओ, लाइट बंद करो। आज अगर आप मार्च के महीने में हमारे गरीब लेबरर्स को वापस भिजा देते, खासतौर से यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड को, उस वक्त वायरस कम था। आज अब इकोनॉमी खोल रहे हैं, हमारा लेबर जा चुका है, तो कौन से इकोनॉमी रिवाइव होगी? तो आप कह रहे हैं सरकार ने उल्टी गंगा बहाई। आप ये कह रहे हैं उल्टी गंगा बहाई, जो दरअसल अब कर रही है ये फर्स्ट फेज में करना चाहिए था, बजाय के चौथे या 5वें फेज में करो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसी वक्त करना चाहिए था। वो अंग्रेजी की कहावत है ना कि एक्ट इन हेस्ट, रिपेंट इन लेजर। अरे भारत के प्रधानमंत्री सारी दुनिया के वाहिद हेड है कंट्री के जिन्होंने कोविड क्राइसिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मन की बात, लव लेटर लिखते हैं लोगों को आकर। अरे आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए ना प्रधानमंत्री जी। अगर आपको नफरत है आप जैसे एंकर से, तो मत बुलाइए, किसी और को बुलाइए जो आपके सामने बैठकर चापलूसी करके सवाल कर ले आपकी तारीफ में। मगर एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते प्रधानमंत्री, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। पर मिस्टर ओवैसी, मैं बीच में रोकूंगा। आप लगातार सवाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये एक वैश्विक महामारी थी, ये कोई सरकार तो लेकर नहीं आई, ये बाहर से आई है। सरकार ने जो कदम उठा सकती थी, कुछ गलतियां होंगी, आप गलतियां करिए, पर आप तो, और मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तुषार मेहता के, जो सॉलिसिटर जनरल हैं देश के, और क्योंकि आप एक बेहतरीन वकील भी हैं खुद, सुप्रीम कोर्ट में वो कहते हैं आप जैसे लोगों के लिए, और मैं भी उसमें शामिल हूं दरअसल, पर मैं आपका टेक चाहूंगा, दैट यू आर अ वल्चर ऑफ डूम। आप यहां पर बर्बादी के नाम पर ताली बजाते हैं कि देखिए आप गिद्ध की तरह हैं, आप नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, नकारात्मकता के प्रतीक बन गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी, ये सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं। नहीं, मुझे यकीन है कि मैं वही हूं जो समझ रहे हैं, मुझे उसकी फिक्र नहीं है सर। मैं यहां पर कोई इमेज मेकओवर के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया। और वल्चर्स मैंने कह दिया, प्रॉफिट्स ऑफ डूम, और वल्चर की बात पर भी आगे आता हूं। यू आर अ प्रॉफिट ऑफ डूम एंड यू आर अ नेगेटिव पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस देश को आप जैसे वल्चर्स की जरूरत है। वल्चर क्या करता है? वल्चर पूरे एनवायरनमेंट को साफ रखता है, पोल्यूशन से बचाता है।
तो इस देश को और वल्चर्स की जरूरत है। मैं प्रधानमंत्री से कहूंगा कि सर, कम से कम वो जो कहानी आपकी हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को सुनाई गई, उसको सच तो कह देते। झूठ का आपने उस जर्नलिस्ट का, उसने बचाया उसने उस बच्चे को इसलिए नहीं छुआ क्योंकि जरासीम तो कहा गया, वो 14 साल जिंदा था। मगर नहीं, वो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने में लोग मशगूल रहते हैं, पूरी चीज पढ़ते नहीं है। किसी ने चलाया था, ये 3 साल पहले चला था मैसेज, किसी को पता तो है नहीं कि ये गलत चीज पब्लिश की जा रही है या छापी जा रही है व्हाट्सएप पर। अब बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा है ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ना सिर्फ ये लोग बानी हैं, वाइस चांसलर हैं, बल्कि जिंदगी भर के लिए इसके ओनर हैं ये लोग। झूठे फर्जी वेंटिलेटर दिए जाते हैं, उसकी कोई फिक्र नहीं है। झांसी में शर्मा एक साहब की लाश 4 दिन ट्रेन के टॉयलेट में पड़ी रहती है, उसकी फिक्र नहीं है। 85 लोग 9 मई से 28 मई से ट्रेन में मर जाते हैं। आप और हम वल्चर हैं, पीने का पानी नहीं है। 140 माइग्रेंट लेबर्स मर जाते हैं। इस क्राइसिस, इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनप्लान्ड लॉकडाउन जो मोदी सरकार ने किया, हम वल्चर हैं। फिर वही आप एक ही तरह का नैरेटिव चला रहे हैं ओवैसी साहब। 51 लाख लोगों को ट्रेन के जरिए भेजा गया है, 40 लाख लोगों को बसों के जरिए उनके घर भेजा गया है, 20,97,000 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज दिया गया है, मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जो मद है वो 182 रुपए से 202 रुपए कर दी गई है, मुफ्त में गैस के सिलेंडर दिए जा रहे हैं। ये फेहरिस्त इतनी लंबी है, कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। आप पॉजिटिव्स बिल्कुल नहीं देखते हैं। बिल्कुल नहीं देखता हूं, क्योंकि मैं जो ऐनक लगाया हूं ना, वो मोदी सरकार की गुलामी की ऐनक नहीं लगाया हूं। मैं ऐनक लगाकर सच्चाई को देख रहा हूं। अगर आपने 20 लाख करोड़ का वो इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया, देश के जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है, गवर्नमेंट ने कहा कि 10% जीडीपी, झूठ है। 1.7% ऑफ जीडीपी भी नहीं है। ट्रेन चला रहे हैं, मुंबई से ट्रेन जाना गोरखपुर को ओडिशा चले जाती है। आप खुद देखिए कि एक अबरार और एक सुनील नामी लोग पीने का पानी ट्रेन में नहीं मिला उनको। पीयूष गोयल साहब टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देकर कहते हैं कि कोई भूखमरी से नहीं मरा है। कितनी झूठ बोलेंगे। आखिरी सवाल, अब आखिरी पॉइंट मैं आपके साथ जो रेज करना चाहूंगा, क्योंकि अब समय भी पूरा हो रहा है, सबसे संवेदनशील बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इस कोरोना काल, अब तो ये 68 दिन हो गए, लेकिन पहले 15 से 20 दिन ऐसा भी लगा, और पूरी जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी, कि हम कोरोना वायरस से नहीं लड़ रहे, हम एक कम्युनल वायरस से लड़ रहे हैं। मरकज खबरों में रहा और मरकज की गैर जिम्मेदाराना हरकतें भी सामने आई, जिसके चलते कोरोना के शुरुआती संक्रमण का जो फैलाव था वो बहुत तेज गति से हुआ। क्या आप इस बात को मानेंगे? मैं नहीं मानता इस बात को, इसलिए कि 30 मार्च को केरला में जो 3 लोगों को कोविड हुआ था, वो कौन से मजहब के थे? इटली के टूरिस्ट जो आए थे वो कौन से मजहब के थे? और 30 मार्च को गुजरात में एक आदमी का सूरत से और दूसरे का किसी और जगह से लिया गया, उनका मजहब से क्या ताल्लुक था? बोरिस जॉनसन का मुसलमान थे क्या? अमेरिका में जो लोग मर रहे हैं वो मुसलमान हैं? सर, ये वायरस किसी को नहीं देखता, ना मजहब को देखता है, ना गरीब को देखता है, ना दौलतमंद को देखता है। हाँ, ये वायरस की वजह से सबसे ज्यादा भारत में परेशान इस गवर्नमेंट के अहमकाना फैसलों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से गरीब पिट रहा है, मर रहा है। हद तो ये हो गई कि मीरठ में एक सैंपल को आप हिफाजत नहीं कर सके, एक बंदर छीनकर सैंपल लेकर चला गया, तो क्या उसको भी आप मजहब से जोड़ देंगे? ये सरकार। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में मरकज वालों ने संक्रमण बढ़ा दिया। योगी आदित्यनाथ ने भी यही बात कही कि मरकज, वो जहां गए, जहां जहां उनके फुटप्रिंट्स गए जमात, तबलीगी जमात के लोगों के, वहां वहां संक्रमण फैल गया। बिल्कुल सरासर झूठ है। WHO के गाइडलाइंस के खिलाफ ये लोग बात कर रहे हैं। अब केजरीवाल की जितनी भी बात करी जाए कम है। केजरीवाल जब दिल्ली जल रहा था
तो बजाय चीफ मिनिस्टर के लॉ एंड ऑर्डर नहीं है उनके पास, मगर एक अखलाकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी थी, वो हिंदू इलाकों में जाते, मुस्लिम इलाकों में जाते, लोग समझाते, वो नहीं किया। क्या किए? राजघाट पर जाकर खामोश बैठते हैं। ये केजरीवाल का असली चेहरा है जो लोग आज समझ रहे हैं। रहा सवाल उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का, तो वो कहते हैं कि अब कोई माइग्रेंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? आर्टिकल 19 में उसकी इजाजत दी गई है, मगर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बेहतरीन क्या काम है कि मुसलमान को, इस्लाम को बदनाम कर दो। ये बात गलत है, आज देश जान रहा है, और मुझे यकीन है कि इनकी तमाम झूठ ये झूठी रहेगी। ये झूठ के अपनी झूठ को सच्चाई से नहीं छुपा पाएंगे इंशाल्लाह। आखिरी सवाल, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जानबूझकर कोरोना वायरस के नाम पर कम्युनल वायरस फैलाया गया, और क्या यही वजह है, अब मैं एक लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूं पर यह पूछना भी जरूरी है, क्या यही वजह है कि अजित डोभाल देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 28 मार्च को रात को 2 बजे मौलाना साद तबलीगी जमात के मुखिया से मुलाकात करते हैं, और आज हम 31 मई को बैठे हैं असदुद्दीन ओवैसी, 2 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन मौलाना साद कहां है, ये लाख टके का सवाल बना हुआ है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी डाली गई, 20 दिन तक सब चिल्लाते रहे, एक्सक्लूसिव स्टिंग्स और न जाने क्या क्या खबरें चली। मौलाना साद आज तक भी नहीं मालूम किसी को कहां है, और वो कहने को दिल्ली में है। अब ये जो लोग एनएसए के करीब हैं, चाहे वो किसी मजहब के हों या धर्म लीडर्स हों, ये इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये लीडिंग क्वेश्चन पर इसका जवाब मेरे पास नहीं है, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये सरकार इस लॉकडाउन, या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन है, क्योंकि स्टेट्स के पास लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है। मुझे अफसोस और गम इस बात का है कि कई नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स इस लॉकडाउन को क्यों माने? इनको नहीं मानना चाहिए था। वो अपने तौर पर अपने स्टेट में लॉकडाउन के तरीकों को इजाद करते और लॉकडाउन को करते, मगर सर जो 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं वो नहीं आने वाली है। आने वाले मुस्तकबिल में जीडीपी -25% होने वाला है। आज देश को इसकी फिक्र करना है। सरकार के पास कोई इलाज नहीं है। लॉकडाउन के लिए 4 घंटे और लॉकडाउन खत्म करने के लिए 8 दिन। यानी मोदी साहब कह रहे हैं कि भाइयों बहनों, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं हाथ उठा लिया हूं, अब आप दिए जलाओ या मत जलाओ या थाली बजाओ, हम जो कर सकते थे कर लिए, अब आप जाने और आपका अल्लाह या आपका भगवान जाने, अब हम कुछ नहीं कर सकते वायरस में आपकी मदद करने के। बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी, एज डायरेक्ट एज ओपन एज ऑलवेज। आज राष्ट्रीय सम्मेलन में इस सत्र में बस इतना ही। नमस्कार।